हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी। आई एम श्वेता चौहान और आज हम सीखेंगे कंजक्शन के बारे में। टुडे वी गोना लर्न व्हाट आर कंजक्शन एंड देयर पार्ट्स। वैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन बहुत सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सिमिलर टॉपिक्स हैं और ये शायद इंग्लिश ग्रामर को हार्ड भी बनाता है समझने के लिए। वेल, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स विच शो द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो प्रीपोजिशन होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के साथ। बल्कि कंजक्शन दो क्लोजेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ता है जो इंडिपेंडेंट होते हैं और कभी कभी डिपेंडेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे दैट व्हाट आर कंजक्शन एंड देयर पार्ट्स। सो इफ यू वांट टू लर्न, स्टे ट्यून्ड। सो देखते हैं दैट व्हाट आर कंजक्शन। Well, conjunctions are words that link other words, phrases or clauses together. जो कंजक्शन होते हैं वो शब्द होते हैं जो शब्दों को, फ्रेजेस को, वाक्यांश को, सेंटेंस को और क्लॉजेस को एक साथ जोड़ते हैं। कंजक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंजक्शन की बात करें, जैसे आप कहते हैं दैट आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ईटिंग, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड्स, तो ये अलग अलग सेंटेंसेस लग रहे हैं विदाउट कंजक्शन। लेकिन अगर हम कंजक्शन इसमें ऐड करते हैं तो आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड्स। तो हमने जो 2 सेंटेंसेस को, 2 फ्रेजेस को लिंक कर दिया कंजक्शन की यूज से। अब यहाँ पर कंजक्शन कौन कौन से हैं? एक तो एंड है, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, और एक है बट। तो इस तरह से हम अपनी इंग्लिश को बहुत ही फ्लुएंट बनाते हैं कंजक्शन की मदद से। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। द कंजक्शन दैट कनेक्ट्स two independent clause is known as coordinating conjunction. The connecting statement are of the same level. जो coordinating conjunction होते हैं वो 2 independent clauses को जोड़ते हैं। मतलब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब होता है जैसे आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं, 2 क्लॉजेस हैं और वो अपने आप में एक अर्थ पूरा करते हैं। जैसे आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ईटिंग, दोनों का अर्थ पूरा है और उसके बाद अगर उसमें हम कंजक्शन जोड़ देते हैं तो वो भी सेम लेवल के स्टेटमेंट रहते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता। जैसे आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग। इस तरह से अगर जैसे हम उसमें कंजक्शन का ऐड भी ना करें फिर भी वो इंडिपेंडेंट है, खुद का मतलब बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ते हैं कंजक्शन की मदद से। इसमें आने वाले कंजक्शन होते हैं फैन बॉयज़। ना फैन बॉयज़ एक ट्रिक है याद करने के लिए। F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, देन येट एंड सो। तो ये पूरे 7 कंजक्शन होते हैं जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। फैन बॉय से आप इसको याद कर सकते हो। सो लेट्स लुक एट व्हाट्स एंड। एंड भी एक कंजक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसका यूज़ क्या होता है? द सेम, सिमिलर और इक्वल विदाउट कॉन्ट्रास्ट। जैसे एंड का हम यूज़ तभी करते हैं जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ते हैं और उनका अर्थ जुड़ने के बाद भी सेम रहता है, इक्वल रहता है, सिमिलर रहता है, किसी भी डिफरेंस के बिना। जैसे हिज फेवरेट स्नैक्स आर केक्स एंड बिस्किट्स। सो और देन राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। श्याम एंड राम लिव इन सेम हाउस। एप्पल एंड ऑरेंज आर फ्रूट्स। तो सबसे पहले देखते हैं ये एग्जाम्पल, एप्पल एंड ऑरेंज आर फ्रूट्स। अगर हम कहते हैं एप्पल्स आर फ्रूट, ऑरेंज आर फ्रूट, तो हम एंड को भी लगा दें एप्पल एंड ऑरेंज, तब इनका मतलब नहीं बदलता, ये सिमिलर हैं, सेम है। तो एंड को जोड़ने से हमारा मतलब बिल्कुल नहीं बदलता। आगे सो का हम यूज़ करते हैं फॉर शोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग एज अ कंजक्शन। सो का जो भी यूज़ करना होता है वो हम इस दौरान करते हैं जब हमें किसी चीज़ की रिज़ल्ट बताना हो, किसी चीज़ का परिणाम बताना हो, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हो। जैसे He was very hungry so he ate all the cake. वो बहुत ज़्यादा भूखा था तो वो पूरा केक खा गया। He was very hungry so he ate all cake. As a result उसने केक खा लिया पूरा। I have drunk 6 cups of coffee today so I've got a headache.
मैंने आज 6 कप कॉफ़ी पी ली तो मुझे सर दर्द हो गया। तो मतलब आपने 6 कप कॉफ़ी पी और एज ए रिज़ल्ट परिणाम के स्वरूप आपको हेडेक हो गया, सर में दर्द हो गया। ही इज़ हंग्री सो इज़ क्राइंग, वह भूखा इसलिए रो रहा है। ठीक है, ही इज़ हंग्री एज ए रिज़ल्ट वो रो रहा है। तो हम सो का ऐसे यूज़ करते हैं परिणाम बताने के लिए। ये बारी आती है हमारी फोर की। फोर इज़ यूज फॉर एक्सप्लेनिंग वाई। वाई को एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है और एज अ बिकॉज के रूप में भी यूज़ हो जाता है, बट लेकिन बहुत कॉमन है, ये बहुत कम है कॉमन ये। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ओवर वेट फॉर ही इट्स टू मैनी केक्स एंड बिस्किट। यहाँ पर भी पूछा जा रहा हुआ है वो ओवर वेट है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत सारी केक्स एंड बिस्किट्स खाता है, तो यहाँ पर जो फोर का यूज़ किया है हमने वो फॉर एक्सप्लेनिंग वाई किया है कि वो इतना सब कुछ खाता है इसलिए वो इतना ओवर वेट है। आई एम स्टडिंग हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम। मैं अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत परिश्रम कर रही हूँ, कठिन परिश्रम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर ये बिकॉज का यूज़ है, यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है फोर की मदद से दैट मेरे एग्ज़ाम है, दैट्स वाई आई एम स्टडिंग हार्ड। ओके, दैट्स वाई आई एम स्टडिंग हार्ड। तो एक तरह से ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी परीक्षाएं हैं। वो ओवर वेट है, उसका वज़न ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केक्स एंड बिस्किट्स खाता है। हमारा जो आगे का कंजक्शन है वो है बट। बट का यूज़ इज़ यूज फॉर कॉन्ट्रास्ट एंड ऑल्सो विद मीनिंग ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ। जो हमारा बट का यूज़ किया जाता है वो एक तो क्योंकि के रूप में किया जाता है, विपरीत के रूप में किया जाता है, और साथ ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपवाद के रूप में। जैसे हमें कहीं भी हिंदी मतलब देना हो इसके अलावा, तो वहाँ पर हम बट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे I want to go to party but I'm so tired. Okay? I'm hungry but I have nothing to eat. I eat cake but I never eat biscuits. तो यहाँ पर इस तरह से हम बट का यूज़ करते हैं। I want to go to the party. I am so tired. पहली बात, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, और जब हमने बट का यूज़ किया है तो एक मीनिंग निकल के आ रहा है, एक रीज़न निकल के आ रहा है, एक कंट्रास्ट निकल के आ रहा है कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू गो पार्टी बट आई एम सो टायर्ड। आगे का जो कंजक्शन है वो है नॉर। नॉर इज़ यूज टू एड अ नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेगेटिव आइडिया एंड फॉर टू नॉन कंट्रास्टिंग ग्रामेटिकली नेगेटिव आइटम्स नॉट प्लस नॉट। जो नॉर का यूज़ किया जाता है वो एक नेगेटिव आइडिया देने के लिए किया जाता है, जो एक सेंटेंस में जो पहले से ही नेगेटिव है। मतलब हम नॉर का यूज़ वहाँ पर करते हैं जब एक सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है और साथ में हम उसे दोबारा नेगेटिव का वो एक आइडिया देते हैं। जैसे नॉट प्लस नॉट, हम नेगेटिव सेंटेंस में एक बार और नेगेटिव आइडियाज़ दे देते हैं, वहाँ पर हम नॉर का यूज़ करते हैं। जैसे he doesn't eat cake nor does he eat biscuits। अब इसको समझिए, वो केक नहीं खाता है और ना ही वह बिस्किट खाता है। he does not eat cake and he does not eat biscuits। तो ये दो सेंटेंस थे कि वह केक नहीं खाता है, वह बिस्किट्स नहीं खाता है। जो एक नेगेटिव है पहले से ही कि वो केक नहीं खाता है, हमने उसको नॉर लगा के एक और बार नेगेटिव बता दिया, नॉट डज ईट बिस्किट्स। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस में जो नेगेटिव एग्जिस्टिंग आइडिया है उसमें भी हम नेगेटिव आइडिया देते हैं, वहाँ पर हम नॉर का यूज़ किया जाता है। आई डोंट लाइक एप्पल नॉट डू आई लाइक पियर्स। मैं एप्पल पसंद नहीं करता हूँ और ना ही नाशपाती। आई वॉन्ट सीन द मूवी नॉट डू आई वॉन्ट टू। मैंने मूवी नहीं देखी और ना ही मैं देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये पहले से ही कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जिनको हमने नॉर लगा के एक और नेगेटिव आइडिया दे दिया है। आगे बात करते हैं, आगे हमारा कंजक्शन है और का हिंदी में मतलब होता है अथवा या। तो एक विकल्प चूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एक अल्टरनेटिव की तरह। ठीक है, बिफोर एन अल्टरनेटिव helps to add an alternative to an already existing positive alternative।
तो जैसे हमने नॉर का यूज़ पढ़ा कि वो नेगेटिव सेंटेंस में एक और नेगेटिव आइडिया देता है, यहाँ पर और का जो यूज़ किया जाता है वो एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव आइडिया में एक और अल्टरनेटिव देने के लिए किया जाता है। मतलब जब वहाँ पहले से एक विकल्प है फिर भी हम दोबारा दूसरा विकल्प देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू लाइक केक और बिस्किट विद योर कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी के साथ केक लेना पसंद करोगे या बिस्किट। पहले से ही हमारे पास एक अल्टरनेटिव था कॉफ़ी के साथ लेने के लिए, या तो वो बिस्किट था या फिर वो एक केक था, एक था, ठीक है। लेकिन जब हमने केक को जोड़ दिया, मे बी हमारे पास एक अल्टरनेटिव था बिस्किट, हाँ हम कॉफ़ी के साथ बिस्किट ले रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा गया कि हमें एक और ऑप्शन दिया गया, आप केक लेना पसंद करेंगे या बिस्किट्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक अल्टरनेटिव पहले से था, एक ऑप्शन पहले से था, दोबारा हमें एक और ऑप्शन दिया गया है एज अ पॉजिटिव अल्टरनेट। नेक्स्ट, यू कैन हैव कॉफ़ी या टी, तुम चाय ले सकते हो या कॉफ़ी। यू कैन वर्क हार्ड और यू कैन फेल, तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा नहीं तो तुम फेल हो जाओगी। ओके, आगे येट इज़ यूज टू कॉन्ट्रास्ट डिस्पाइट समथिंग। ठीक है, तो येट का यूज़ किया जाता है, इसके अलावा में कुछ या फिर ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है जैसे मीनिंग के साथ कि अभी तक वो काम हो रहा है, स्टिल इसका सिनोनिम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ही इज़ ओवरवेट एंड फील्स टेरिबली येट ही कंटिन्यूज टू ईट लॉट ऑफ केक्स एंड बिस्किट्स। वो उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, उसे बेचैनी होती है, लेकिन फिर भी लाइक येट स्टिल अभी भी वो केक और बिस्किट, काफ़ी सारा केक और बिस्किट खाता है। तो इस तरह से हमने येट का यूज़ किया है, मतलब ये काम पहले से है लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है। ही इज़ ओवर एट बट स्टिल ही कंटिन्यू टू ईट लॉट ऑफ केक्स एंड बिस्किट, वो उसका वज़न ज़्यादा है लेकिन फिर भी। तो येट का मतलब हम कर सकते हैं बट स्टिल। ओके, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, बट और स्टिल में, लेकिन फिर भी वो अभी भी जो केक और बिस्किट काफ़ी ज़्यादा खाता है। तो इस तरह ये यूज़ हुआ है, इज़ ओवरवेट एंड फील्स टेरिबल येट ही कंटिन्यूज टू ईट लॉट ऑफ केक्स एंड बिस्किट्स। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। A subordinating conjunction joins subordinate clause with main clause of the sentence. Subordinate clause is a combination of words which requires main clause to complete the meaning and sentence. Subordinate conjunction are used to join the words or group of words which are dependent on each other. तो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो कंजक्शन होते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लोज को और मेन क्लोज को जोड़ते हैं। तो बेसिकली हमने अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़ा था कि हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, मतलब अगर उनको ना जोड़ा जाए फिर भी उनका मीनिंग कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन में हम एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है मतलब जिसका वाक्य, जिसका मीनिंग अभी अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, दूसरे सेंटेंस के बगैर, दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर, वो होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को मतलब डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं वो होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और जैसे इसके कंजक्शन के एग्जांपल हैं इफ़, बिफोर, हाउ, वंस, सिंस, टिल, अनटिल, when, where, whether, while, after, although, because, how, provided, that, as soon as, even if। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के मुकाबले। अगेन मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ कि जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं हम उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। जो एक सेंटेंस पे निर्भर होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज और उसको बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को ध्यान रखना, जो डिपेंड होता है, जिसका मीनिंग अधूरा है इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हमारा होता है मेन क्लॉज, जिसके साथ जुड़कर हमारा मीनिंग कंप्लीट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, जिसको हम कंजक्शन की मदद से जोड़ेंगे और एक मीनिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंजक्शन इफ़। इफ़ का मतलब होता है यदि या फिर अगर।
अब इसको 3 टाइप से यूज़ किया जा सकता है। इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट वुड, अगर ये होता तो वो होता। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका मतलब ये होता है अगर यह होता, अगर ये चीज़ होती तो ये काम होता। ठीक है, जैसे अगर मैं जाता तो उससे मिलता, लेकिन उसके लिए आपको जाना होता फिर आप उससे मिलते। अगर मैं जाता तो उससे मिलता, इफ़ आई वेंट आई वुड मीट हिम। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले इफ़ है, फिर क्या यूज़ किया है हमने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई वेंट, मैं जाता, मैं गया, आई वेंट। फिर वुड का यूज़ किया है, आई वुड मीट हिम, अगर ऐसा होता तो वो होता। अगर राम ने देखा होता तो वो मुझे भी बताता, इफ़ राम सॉ ही वुड ऑल्सो टेल मी। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखो, सबसे पहले इफ़, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर वुड। आगे, अगर पापा घर पर होते तो वो मुझे जाने नहीं, डैड वॉज एट होम ही वुड नॉट लेट मी गो। ओके, पास्ट इंडेफिनिट ज़रूर नहीं, हम सिंपल पास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यूज़ करते हैं इसका। आगे, ये तो था पहला स्ट्रक्चर। अब देखते हैं दूसरा। अगर सबसे पहले इफ़ हो, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर सिंपल पास्ट, फिर उसके बाद हम वुड हैव का यूज़ करेंगे। अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, मतलब वो चीज़ हुई नहीं है, लेकिन अगर वो पास्ट में वो चीज़ हो जाती तो अब ये हो चुका होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं गया होता तो उससे मिल लिया होता, लेकिन उससे पहले आपको जाना होता, वो भी पास्ट में। अगर आप जाते तो आप उससे मिल लेते। इफ़ आई हैड गॉन आई वुड हैव मीट हिम, आई वुड हैव मेट हिम। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगेन ध्यान में रखो कि सबसे पहले इफ़ का यूज़ करना है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर हमें सिंपल पास्ट का यूज़ कर लो, फिर वुड हैव के साथ जोड़ना है। आगे, अगर उसने खाना खाया होता तो मुझे बता चुका होता, इफ़ ही हैड ईटन ही वुड हैव टोल्ड मी। अगर पापा घर पर होते तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया होता। इफ़ डैड वॉज एट होम ही वुड नॉट हैव लेट मी गो। तो पापा का घर पे होना ज़रूरी था, वो नहीं थे इसलिए मुझे आने दिया, नहीं होते तो वो मुझे आने नहीं देते। आगे, थर्ड जो टाइप से इसका सेंटेंस होता है उसका मतलब ये होता है अगर ये होगा तो वो होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें पास्ट की कोई संभावना नहीं है, पास्ट हमें यहाँ यूज़ करना ही नहीं है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा इफ़, उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट, और फिर हम इसे विल के साथ नेक्स्ट जो क्लॉज होगा उससे जोड़ेंगे। इफ़ आई गो आई विल मीट हिम, अगर मैं गया तो उससे मिलूँगा। देखा आपने कि सबसे पहले अगर ये होना होगा तब मैं उससे वो करूँगा, अगर मैं गया होगा तो मैं उससे मिल लूँगा। इफ़ आई गो, अगर मैं जाता हूँ तो उससे मिलूँगा। अगर राम नहीं आता है तो मैं नहीं आऊँगा। इफ़ राम डज नॉट कम आई विल नॉट कम। अगर पापा घर पर होते हैं तो मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। इफ़ डैड इज़ एट होम आई विल नॉट कॉल यू। सबसे पहले तो इस तरह आपका आई होप ये मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट, आपने देखा इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, जो आप आसानी से आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। आगे जो कंजक्शन है वो है अनलेस या फिर अनटिल, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब तक नहीं। इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि मीनिंग दोनों का सेम होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है इनके बाद का वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना, अनलेस और अनटिल आई कम यू डोंट गो। जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, अनटिल राम कम्स वी विल नॉट गो। हम नहीं खाएंगे जब तक राम नहीं आएगा, विल नॉट ईट अनटिल राम कम्स। जब तक वो नहीं आएगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, until या unless he came I didn't feel good. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.